नमस्कार विद्यार्थियों, हम व्याकरण के प्रकरणों को लेकर पहले चर्चा कर रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक हमारा कारक को ले रहे हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आप पूर्ववर्ती क्लासों में पढ़ते आए हैं कि कारक किसे कहा जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थियों, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को जो करता है उसे कारक कहते हैं। विभिन्न संज्ञा या सर्वनाम शब्द जब वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध दर्शाते हैं तो उनको कारक कहा जाता है। जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। यहाँ पर विभिन्न शब्दों में जो संबंध दर्शाया जा रहा है उन्हीं को ही जो है कारक कहा गया है। परिभाषा के तौर पर हम अगर समझें तो परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य पदों के साथ में जो संबंध दर्शाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारकों के बाद में विद्यार्थियों बात आती है विभक्ति चिन्ह की या परसर की। कारकों का वाक्य के अन्य पदों के साथ में या यूं कहें कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे पद कहलाते हैं और उन पदों का आपस में संबंध दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परसर कहा जाता है या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। आइए हम परिभाषा के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कारक का अर्थ यहाँ हम ले रहे हैं। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला जो होता है वो कारक कहलाता है। अब जब शब्दों या यूं कहें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ये कारक का अर्थ हो गया है। विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कारक कैसे होता है। जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। ये उदाहरण है। अब विशेषकर विद्यार्थियों ये ध्यान रखा जाता है कि क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है और उसके बाद संज्ञा सर्वनाम जो है वाक्य के अन्य पदों के साथ में संबंध दर्शाते हैं। विशेष तौर पे ये ध्यान रखना जाता है कि क्रिया के साथ में तो संबंध दर्शाया ही जाता है। यहाँ देखिए विभक्ति चिन्हों को हम पहले पृथक करते हैं। देखिए यहाँ नए हैं, यहाँ को है, यहाँ के लिए हैं, यहाँ से हैं। अब देखिए राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। यहाँ पर ये क्रिया है और आपस में ये शब्द संज्ञा सर्वनाम जो जैसा कि ऊपर बताया गया है। यहाँ पर देखिए राम और सत्य का संबंध दर्शाने के लिए नए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर है सत्य और पाने जो दो शब्द हैं इनका आपस में संबंध दर्शाने के लिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर पाने और रावण का जो संबंध दर्शाया है या रावण या युद्ध का जो संबंध दर्शाया है, फिर इन सभी का जो क्रिया से संबंध दर्शाया है। तो इन शब्दों को जैसे यहाँ राम हैं, यहाँ सत्य है,
ये सभी चीजें जो है आपस में संबंध दर्शाया जा रहा है। यहाँ राम ये कारक है, फिर यहाँ रावण ये कारक है, फिर ये किया युद्ध या संज्ञा सर्वनाम के रूप में आ रहा है, और यहाँ ये क्रिया आ रही है, और बीच में इनके आ रहे हैं विभक्ति चिन्ह, और इन विभक्ति चिन्हों को जो है इन शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए जो है ये शब्द जो है यहाँ पर कारक है। फिर आती परिभाषा विद्यार्थियों। परिभाषा सामान्य संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध ज्ञात कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यह चीज आ गई सामने। संज्ञा ऐसा नाम या वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो अन्य पदों के साथ में संबंध दर्शाते हैं, या संज्ञा ऐसा नाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ में संबंध दर्शाने वाले शब्दों को जो है कारक कहते हैं। यहां पर हम कारक की परिभाषा लेने के पश्चात में हम बात कर रहे थे अभी विभक्ति चिन्हों की, तो वो बता लेते हैं पहले कि विभक्ति चिन्ह या परसर्ग किसे कहते हैं। विद्यार्थियों ये सवाल बनता है कि परसर्ग किसे कहते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। विद्यार्थियों हमने यहाँ पर दो बात की है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें परसर्ग कहा जाता है या विभक्ति चिन्ह, इन्हीं को विभक्ति चिन्ह सामान्य शब्दों में कहा जाता है। या यूं कहें कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के मध्य संबंध जोड़ने के लिए जिन चिन्हों की सहायता ली जाती है उनको जो है विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। जैसे परसर्ग के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाँ, तो विद्यार्थियों जैसे ने, द्वारा, से, को, के लिए, काके, की आदि जो चिन्ह हैं ये विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों बात होती है कारकों के प्रकारों की, और कारकों के प्रकार की अगर हम बात करें तो हिंदी में कारक जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में
ये 6 प्रकार के होते हैं, मगर हमें हिंदी के अनुसार ही पढ़ना है और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसको हम सारणी के माध्यम से बहुत ही कम समय में और सरलतम तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फिर सारणी के पश्चात हम विस्तृत रूप को अपनाते हैं। पहले जैसे यहाँ कारक का नाम और यहाँ चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति, और फिर उसका कार्य क्या है, यानी वो कारक क्या कार्य करता है। विद्यार्थियों, हमने 8 कारक यहाँ लिए हैं क्रमबद्ध तरीके से। जैसे पहला है कर्ता कारक, और कर्ता कारक के साथ विद्यार्थियों ने विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, यहाँ पीछे लिखा है बिना विभक्ति। यहाँ पर बिना विभक्ति के भी वाक्य हो सकता है जिसमें कर्ता कारक होगा। पहले हम ले लेते हैं, जैसे कर्ता कारक किसको कहते हैं विद्यार्थी। कर्ता कारक में विद्यार्थियों क्रिया को करने वाला जो है कर्ता कारक कहलाता है, और इसके साथ में नए विभक्ति का प्रयोग होता है और बिना विभक्ति के भी वाक्य हो सकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि बिना विभक्ति का जब वाक्य होगा तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। यहाँ विद्यार्थियों 2 बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो जब वाक्य अकर्मक क्रिया का होगा तब जो है बिना विभक्ति का हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य है और विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह वाक्य वर्तमान काल या भविष्यत काल का होगा, तब जो है नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो सर्वथा नए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण एक लें इसी में, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ विद्यार्थियों राम ने पुस्तक पढ़ी, ने विभक्ति आई है, विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, और विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते ही पहचान हो गई कि यहाँ पर जो है राम में कर्ता कारक है। लेकिन विद्यार्थियों नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो क्या होगा। अगर नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो जैसे यहाँ दूसरा उदाहरण, मोहन विद्यालय जाता है, यहाँ पर उदाहरण है और विभक्ति विद्यार्थियों नहीं आई है, मोहन विद्यालय जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया है और फिर सकर्मक क्रिया के साथ में काल हम देख रहे हैं वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ नए विभक्ति नहीं है, लेकिन वाक्य में जो है कर्ता कारक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जैसे वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, ये उदाहरण आया विद्यार्थियों। यहाँ पर वह लिख रहा है, अब देखिए वह यहाँ पकड़ता है और लिखना यह क्रिया है, वर्तमान काल है, साथ में ये बता रहा है कि ये अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया में भी नए विभक्ति का प्रयोग विद्यार्थियों नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है कर्ता कारक के होते हुए भी इन दोनों वाक्यों में जो है यहाँ पर नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है जो बता रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। उसके बाद में विद्यार्थियों आ रहा है कर्म कारक, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, और कई बार विद्यार्थियों बिना विभक्ति के भी वाक्य आ सकता है। और कर्म का कार्य क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े वह जो शब्द है या वाक्य का जो पद है वह कर्म कारक कहलाएगा, और इसकी पहचान है को विभक्ति चिन्ह द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। और जब बिना विभक्ति का वाक्य होता है तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जब कर्म सजीव होगा, जब कर्म सजीव होगा तब उसके साथ विभक्ति आएगी, और निर्जीव कर्म के साथ में विभक्ति नहीं आएगी। जैसे इसी की बात हम
कर रहे थे। तो यहां पर उदाहरण हम ले लेते हैं वापिस एक बार समझने के लिए। जैसे यहां पर राम ने रावण को मारा। यहां विद्यार्थी देखिए इस वाक्य में राम ने रावण को मारा, मारा क्रिया का प्रभाव रावण पर आ रहा है और रावण जो है यहाँ को विभक्ति पहचान करवा रहा है, चिन्ह जो है को, कि रावण जो है यहाँ कर्म कारक है और को के आते यहाँ पता हो गया कि यहाँ पर जो है कर्म कारक है। मगर अगर को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है विद्यार्थियों तो भी कर्म कारक तो हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब यहां पर रावण सजीव कर्म है इसलिए को विभक्ति आई है और निर्जीव अगर होता है तो नहीं आएगा। जैसे उदाहरण मोहन विद्यालय जाता है। यहां पर देखिए मोहन विद्यालय जाता है, कहां जाता है? विद्यालय। कर्म मौजूद है लेकिन विद्यालय क्या है विद्यार्थियों? निर्जीव है और निर्जीव होने के कारण यहां पर जो है विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके पश्चात अगला विद्यार्थियों आ रहा है करण कारक, और करण कारक की पहचान से, द्वारा, के साथ, के बिना आदि विभक्ति चिन्हों से की जाती है। और करण कारक जो है उसे यानी जिस साधन से क्रिया होती है उस साधन को ही जो है करण कारक कहा जाता है। जैसे मैं कलम से यानी पेन से लिखने का कार्य कर रहा हूं तो क्रिया के साधन से पेन से हो रही है और पेन ही वो साधन है जिसके माध्यम से क्रिया हो रही है, अर्थात पेन क्या होगा? करण होगा। यहां हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहां से, द्वारा, के साथ और के बिना प्रयुक्त हुए हैं। जैसे यहां पर मोहन पेन से लिखता है, मोहन पेन से लिखता है, क्रिया किससे हो रही है? पेन से हो रही है और से द्वारा पहचान हो गई वाक्य की कि इसमें करण कारक है। फिर आ रहा है द्वारा। जैसे द्वारा के लेके एक वाक्य हम यहां बना देते हैं, द्वारा को लेकर वह बस द्वारा विद्यालय जाता है, वह बस द्वारा विद्यालय जाता है। यानी उसका विद्यालय जाने का कार्य किसके? बस द्वारा हो रहा है, इसलिए जो है बस क्या है? साधन है। ये हो गई साधन और वह साधन ही क्या होगा? करण कारक होगा, इसलिए ये करण है, साधन है, करण है। यानी क्रिया बस के द्वारा उड़िए जाने का कार्य हो रहा है, इसलिए जो है द्वारा द्वारा यहां पर पहचान हो गई है। उसके पश्चात विद्यार्थियों के साथ यहां आया है। के साथ जब एक व्यक्ति की क्रिया किसी अन्य व्यक्ति के साथ में होती है और वह व्यक्ति अगर नहीं हो तो क्रिया उसकी नहीं होती है, तो ऐसे में वह व्यक्ति उसके लिए साधन बन जाता है और साधन बनने के कारण जो है वह व्यक्ति जो है करण कारक कहलाएगा। जैसे मोहन पिता के साथ बाजार जाता है। अब मोहन की क्रिया पिता के बाजार जाने के कारण हुई है तो पिता यहां पर साधन है। फिर के बिना यानी वो पिता के बिना बाजार नहीं जा सकेगा तो यहां के बिना आ गया। या गेंद के बिना वो कैसे खेले तो यहां के बिना आ गया। फिर है विद्यार्थियों संप्रदान को और के लिए, ये संप्रदान की पहचान है। और फिर जिसके लिए यानी संप्रदान कारक जो है उसका कार्य क्या है? जिसके लिए क्रिया की गई हो वह जो है संप्रदान कारक कहलाएगा। और यहां पहचान है को और के लिए। सर्वाधिक यहां पर विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में आता है। जैसे यहां मोहन के लिए पुस्तक लाओ,
मोहन के लिए पुस्तक लाओ। यहां के लिए आ गया, मोहन के लिए, और के लिए पहचान करवा रहा है कि यहां संप्रदान है। जैसे दूसरा उदाहरण को का मैं ले रहा हूं, राजा ने गरीब को भोजन दिया। यहां जो राजा द्वारा क्रिया की गई है वो गरीब को, यहां को आया है, भोजन दिया। राजा की जो क्रिया हुई है वो गरीब के लिए हुई है। किसके लिए हुई है? गरीब के लिए। अर्थात गरीब जो हैं वो क्या है? यहां पर संप्रदान है। फिर है विद्यार्थियों अपादान। अपादान से अलग होने का भाव ज्ञात होता है। यानी कब? जब एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु से या संज्ञा से अलग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पृथकता का बोध होता है, और जहां पृथकता का बोध हो वहां अपादान कारक होता है। इसका सदाबहार उदाहरण पेड़ से पत्ता गिरता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अन्य उदाहरण गंगा हिमालय से निकलती है। फिर है विद्यार्थियों अगला संबंध का, के, की, रा, रे, री। जब वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ समानता प्रकट होती है तो समानता प्रकट करने के लिए, यानी एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से, या एक पद के अन्य पद से का, के, की, रा, रे, री द्वारा लगाकर संबंध प्रकट किया जाता है तो वहां संबंध कारक प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण द्वारा इसको अगर समझें तो यहां पर जैसे राम की पुस्तक खो गई। पुस्तक का संबंध राम से है और इसके लिए चिन्ह जो प्रयुक्त हो रहा है, की प्रयुक्त हो रहा है। यह संबंध दर्शाया जा रहा है इस पद का इस पद से, यानी इस संज्ञा का इस संज्ञा से, की द्वारा। इसलिए यहां जो है संबंध कारक है और संबंध दर्शाने के लिए का, के, की, रा, रे, री विभक्ति चिन्ह को या परसर्ग को प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों अगला कारक आता है अधिकरण। और अधिकरण कारक किसको कहते हैं? जिस स्थान पर क्रिया घटित होती है उस स्थान को अधिकरण कहा जाता है। यानी जिस स्थान पर क्रिया होती है उसको अधिकरण कहा जाता है। और अधिकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं मैं, पर, पे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे वायुयान आकाश में उड़ता है। वायुयान आकाश में उड़ता है। यहां पर आकाश और मैं यहां पहचान करवा रहा है कि कौन सा कारक है। आकाश में क्रिया हो रही है और क्रिया होने का स्थान आकाश है, और आकाश जो है यहां पर क्या है? अधिकरण है, जिसकी पहचान मैं से हो रही है। बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। यहां विद्यार्थियों कुर्सी पर वह स्थान है जहां बिल्ली बैठी है, पर द्वारा इसकी पहचान हो रही है। इसके पश्चात विद्यार्थियों अगला कारक जो है वो आ रहा है हिंदी के लिए संबोधन। संबोधन कारक कहां आता है? जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाने या पुकारने का काम किया जाता है। किसी को बुलाना या किसी को पुकारना, ऐसी स्थिति होती है, वहां पर संबोधन कारक होता है। और संबोधन सूचक शब्द जो है वो होते हैं हे, अरे, अजी, ओ, ए आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो यहां पर
जैसे ही पहला उदाहरण ले रहा मैं, अरे अभी तक सो रहे हो। अभी तक सो रहे हो, अरे यहां बुलाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। फिर दूसरा उदाहरण अगर मैं लूं, जैसे ए लड़के वहीं रुक जाओ। ये ए आ गया यहां पर, अरे आ गया। इसी प्रकार हे प्रभु रक्षा करना अजी प्रयुक्त होता है। ओ भाई जरा सुनो तो, ओ प्रयुक्त हो गया, यहां ए प्रयुक्त हो गया, अजी प्रयुक्त होता है। जैसे भाइयों और बहनों मेरी बात गौर से सुनिए, ऐसे में भाई और बहनों के लिए संबोधन प्रयुक्त हुआ है। ये हुए सारणी के आधार पर